welcome students to AIU Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 business study. So आज की क्लास के अंदर हमारे पास आता है एक केस और वो केस लिया गया है NCERT के द्वारा. So आज की क्लास के अंदर हम इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. आप और हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे, समझेंगे चीज़ों को कि आखिर इसके अंदर किस चीज़ की बात की जा रही है, किस फंक्शन की बात की जा रही है, इसके अंदर क्या क्या पूछ रखा है, किसके हिसाब से हमें अपने आंसर बनाने हैं. तो वो सभी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी चीज़ों को काफ़ी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट पहले हम केस को रीड करते हैं कि आखिर उसके अंदर क्या क्या चीजें बता रखी हैं. तो केस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो समझते हैं. तो अ कंपनी एम एलटीडी इज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन्स बोथ फॉर डोमेस्टिक इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉर एक्सपोर्ट. यानी कि एक एम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि मोबाइल बनाती है और उसकी जो मार्केट है वो इंडिया के अंदर भी है और वो एक्सपोर्ट भी करती है, यानी कि फॉरेन मार्केट भी है. ठीक है. इट हैड एंगेज्ड अ सब्सटेंशियल मार्केट शेयर एंड आल्सो हैड अ लॉयल कस्टमर following, but lately it has been experiencing problem balance its target have not been met with regards to sales and customer satisfaction. Also mobile market in India has grow यानी कि मोबाइल मार्केट हमारे इंडिया के अंदर क्या हो रही, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है. एंड न्यू प्लेयर्स हैव कम, यानी कि नए नए खिलाड़ी मैदान के अंदर उतर रहे हैं. हैव कम विथ बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर प्राइस एंड अदर मटेरियल्स. दिस इज कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर द कंपनी. इट इज प्लानिंग टू redevelop and it are controlling and take other steps necessary to rectify the problem it is facing. तो देखिए स्टूडेंट, पहले हम केस के बारे में जानते हैं. तो बेसिकली एक हमारी कंपनी है एम लिमिटेड. तो वो क्या करती है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करती है और उसकी मार्केट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट भी है और एज वेल एज फॉरेन मार्केट भी है. बता रखा है कि एक्सपोर्ट द्वारा भी काम चलता है. अब वो क्या कर रहे हैं कि बेसिकली उनका एक प्लान है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड प्राइस अचीव करें, बट उनका जो टारगेट है हैव नॉट बीन मेट विथ रिगार्ड टू सेल्स एंड द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. और उन्हें इसी कारण क्या है, कई सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है. और अब हमारे इंडिया के अंदर जो मोबाइल फ़ोन की मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रही है. नए नए प्लेयर्स मार्केट के अंदर उतर रहे हैं विद बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर प्राइसिंग, बेटर मटेरियल एंड अदर बेटर बेनिफिट्स. तो इसके केस के अंदर या फिर इस चलन के अंदर हमारे पास एक ग्रोथ अचीव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है. तो यहाँ बता रखा है कि कंट्रोल सिस्टम एंड टेक अदर स्टेप नेसेसरी टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम इट इज़ फेसिंग. कि आप बता दीजिए कि हमें एम लिमिटेड कंपनी के अंदर आखिर कंट्रोल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करने की नीड है और साथ में अपनी कुछ जो गलतियां कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करने की नीड क्या है. ये तो हमारा ओवरऑल केस हो गया. सो होपफुली समझ में आ गया होगा. अब हम बढ़ते हैं कि इसके अंदर हमें बताना क्या क्या है. अभी तो हमने केस के ऊपर बात करी, तो ए ऑप्शन बताना है हमें, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स द कंपनी विल ड्राइव फ्रॉम अ गुड कंट्रोल सिस्टम. यानी कि बता दीजिए कि अगर हमारी कोई कंपनी एक बढ़िया कंट्रोल सिस्टम फॉलो करती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे. फिर हाउ कैन द एम्प्लॉय रिलेट द इट्स प्लानिंग विद कंट्रोल इट्स लाइन ऑफ बेकर्स टू इंश्योर दैट इज प्लेशर्स एक्चुअली इंप्लीमेंटेड एंड टारगेट अटेंड. तो बेसिकली यहां बता रखा है कि किस तरीके से एम्प्लॉय रिलेट करते हैं प्लानिंग से एंड कंट्रोलिंग से. तो इसका सीधा सीधा मतलब हमारा यही निकल रहा है, इतनी लाइन को 3-4 लाइन जितने भी हैं. तो इसका मतलब यह है कि हमें प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है या रिलेशन बताना है, ये सब चीज़ें बतानी है. तो इसके अंदर साफ साफ पता चल ही रहा है कि कंट्रोलिंग की बात की जा रही है. कंट्रोल सिस्टम कैसा है, कंट्रोल सिस्टम खराब है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे. तो वही सब चीज़ें तो हमें बतानी है. बहुत सिंपल केस है. सी आ जाइए, गिव द स्टेप्स इन द कंट्रोल प्रोसेस दैट द कंपनी शुड फॉलो टू रिमूव द प्रॉब्लम इट्स फेसिंग. यानी कि हमें कंट्रोल सिस्टम के ऐसे स्टेप्स मेंशन करने हैं कि अगर उसको कंपनी फॉलो करती है तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है या जो कोई भी रुकावट आ रही है तो वो इजीली रेक्टिफाई की जा सकती है एंड देन बहुत बड़ी मात्रा में ग्रोथ भी की जा सकती है. तो ये था हमारा ओवरऑल केस. सो अब हम मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ कि आखिर किस तरीके से. स्टूडेंट पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कंट्रोलिंग के बारे में कितना जानते हैं. तो देखिए, हमें कंट्रोलिंग के बारे में इतना पता है कि कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारे ओवरऑल जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं उनके ऊपर प्रभाव जमा के रखता है. जैसे मान लीजिए कि डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो काम जो हम परफॉर्म कर चुके हैं, ये अपना काम ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, वो कंट्रोलिंग का काम होता है. दूसरा बात, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, प्लानिंग से. यानी कि जो प्लानिंग ने स्टैंडर्ड्स तय किए हैं कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, ये हमारा गोल है, तो उस गोल तक पहुंचाने में जो काम करता है सबसे ज़्यादा वो होता है कंट्रोलिंग फंक्शन. यानी कि हमने सभी काम कर दिया, हमने स्टाफिंग कर दी, डायरेक्टिंग कर दी, ऑर्गेनाइजिंग कर दी. अब वो सब चीज़ें एक इफेक्टिवली, एक इफिशियंसली सबसे काम करें या ना करें, वो कंट्रोलिंग तय करती है. तो हम इतना जानते हैं. तो कंट्रोलिंग के द्वारा क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, ये भी हमें पता है.
तो हम इतना तो जानते हैं भाई कंट्रोलिंग ये होता है, तो जितना जानते हैं हम उतना ही लिख देंगे। तो यही इसका आंसर बन जाएगा स्टूडेंट्स। कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन है ये कि द कंट्रोलिंग इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। It aims to manage the managerial action by setting the standards and identify the deviation of actual performance and against the set standards। यानी कि हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और साथ में ये आइडेंटिफाई करने का काम करता है कि जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटी चल रही है या मैनेजरियल एक्शन चल रहे हैं उसके अंदर हमारे क्या क्या स्टैंडर्ड्स तय किए थे और हमने किया क्या। यानी कि हमारी डेविएशंस क्या क्या आई, हमारी डेविएशन पॉजिटिव में आई, नेगेटिव में आई, इक्वल में आई, तो वो सभी चीज़ें तय करती हैं बेसिकली हमारी वो काम के ऊपर कि आखिर हमने क्या क्या चीज़ें करी। तो जो भी हमारा आंसर होता है, जो भी हमारी चीज़ें होती है, लाइक डेविएशन पॉजिटिव में आई तो हमने क्या क्या चीज़ें करी जिससे वो पॉजिटिव में गई, जिससे हम आगे जाकर प्रॉफिट में रहे। अगर वो नेगेटिव में आई तो हमने क्या गलतियां करी, इक्वल आई तो हमारी रिसोर्सेज कहाँ पर कम पड़ गई। तो बहुत सब चीज़ें होती हैं। It also ensure optimum utilization of all resources while taking corrective measure for the deviation. The following are the benefits that the company would derive from an effective controlling system। तो बेसिकली ये हमारी ओवरऑल कंट्रोलिंग का इंट्रोडक्शन था कि कंट्रोलिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमारा ओवरऑल इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है कि सभी चीज़ों को काम पे लगाने में, इफेक्टिवली काम करने में, इफिशियंसी के साथ काम करने में जो हेल्प करता है वो है कंट्रोलिंग। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब आ जाइए कि द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स दैट द कंपनी would derive from an effective controlling system। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कि जो हमारा ए ऑप्शन था ना, ये उसका आंसर है पूरा कि यहाँ से क्या है कि ऐसे ही कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए कि अगर हम कंपनी फॉलो करती है तो ये हमें कुछ बेनिफिट देखने को मिलेंगे कि द फॉलोइंग द बेनिफिट द कंपनी वुड ड्राइव फ्रॉम एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद इफेक्टिव कंट्रोलिंग द डिफिशियंसीज इन द सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी कि एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम हम उसको कहेंगे कि जो भी हमारी कंपनी के अंदर डिफिशियंसी आ रही है, डिफिशियंसी यानी कि कोई भी कमी या फिर डिफिशियंसी पॉजिटिव में आ रही है, बहुत सब चीज़ें हो सकती हैं। स्टूडेंट्स आप अकाउंटेंसी के भी स्टूडेंट हैं, डेफिशिएंसी का मतलब समझते ही हैं। तो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये है कि आइडेंटिफाई करना डिफिशियंसी हो कि कैसी चीज़ें हो रही हैं हमारी, एंड देन अकॉर्डिंग टू द करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। दिस वुड हेल्प इन मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एज पर द सेट ऑब्जेक्टिव। और उसी डिफिशियंसी के बेस पर हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, और वो करेक्टिव एक्शन लेते हैं हम अपने स्टैंडर्ड्स के तौर पर, अपने स्टैंडर्ड्स, अपने गोल, अपने ऑब्जेक्टिव, उन सभी के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट तय करते हैं कि हाँ हमें उद्देश्य पे चलना है। A controlling system would help in judging the accuracy of the standard with adopted by the management. It would be enable the manager to review and revise the standard according to the changing business environment। तो बेसिकली ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के द्वारा हमारे जो कुछ भी चेंजेस आए हैं उनके द्वारा हम अपने स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करें या कोई चेंजेस इंप्लीमेंट करें। छोटे मोटे चेंजेस तो ये अपने आप झेल लेता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, कंट्रोल सिस्टम वुड हेल्प इन जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स विद अडॉप्ट बाय द मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज अ कंटिन्यूअस कंट्रोलर एंड मेंटेनिंग हेल्प्स इन द एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। इसका मतलब बता रखा है कि अगर हमारा कंट्रोलिंग का सिस्टम या मेंटेनिंग का सिस्टम एक कंटिन्यूअस वे में बना रहता है तो हमारे हर एक रिसोर्सेज का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि जब कंट्रोलिंग एंड जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, ये कंटिन्यूसली वर्क करेगा तो हर एक चीज़ का एक बेहतर वे में यूज़ होगा। यानी किसी भी चीज़ का कोई वेस्टेज यूज़ नहीं होगा या कोई प्रोडक्ट का वेस्टेज यूज़ नहीं होगा, तो बहुत सब चीज़ें हम वेस्टफुल एक्टिविटी से बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी एक पॉइंट बना सकते हो अपनी तरफ से कि हमें वेस्टफुल एक्टिविटी से बचाता है। ठीक है, तो देयर इज लेस वेस्टेज एंड द स्पॉइलेज ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट आता है हमारे पास द एम्प्लॉय गेट टू नो वेल इन एडवांस अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम एंड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस। दिस मोटिवेट देम टू अचीव द असाइन टारगेट। तो बेसिकली लास्ट में हमारा ये मोटिवेट करने का भी काम करता है। तो इसी के साथ आपका ए वाले ऑप्शन का आंसर फिनिश। अब हम मूव करते हैं बी वाले टॉपिक से। बी पार्ट के अंदर यही बात की गई है कि हाउ कैन द एम्प्लॉय रिलेट इट्स प्लानिंग विद कंट्रोल इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस टू इंश्योर दैट इज प्लान श्योर एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग एंड टारगेट अटेंड। तो बेसिकली यहाँ कुछ हमारी बात जो हो रखी है वो ये हो रखी है कि कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग के बीच में आखिर किस तरीके से रिलेशन बना रहता है। हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में एक बढ़िया रिलेशन बनाकर या फिर अपने कंट्रोलिंग के फंक्शन को एक बेटर वे में कर हम किस तरीके से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बहुत सब बातें हैं। तो इसका आंसर यहां से बन जाता है हमारा कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली इंटर रिलेटेड फंक्शन
of management while planning decide to the objective to be achieved and the course of action to be followed on the other hand। देखो पहली चीज यहाँ पे प्लानिंग की बात की गई है तेरे हिस्से में कि हमारा जो प्लानिंग होती है वो हम पहले से प्रिपेयर करते हैं काम करने से पहले कि हमें इन स्टैंडर्ड्स पे काम करना है, हमें इस गोल को अचीव करना है, हमें ये चीजें अपनी फंक्शंस में या फिर अपनी कंपनी के अंदर परफॉर्म करनी है। करेक्ट। इसी तरीके से इधर तरफ आ जाइए, कंट्रोलिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड एवेल्यूएटिंग द वर्क डन इज अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव measure if there are any deficiency in the given situation. Plan can be made with regards to improving the sales, consumer satisfaction and pricing policy. These plans would serve as a standard in the controlling process. If there are not standard and no objective, there is nothing to control. तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये हमने जो प्लानिंग बनाई है, प्लानिंग क्या कर रही है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अब उस डायरेक्शन में ठीक तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या हमारे स्टैंडर्ड के द्वारा ठीक तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कंट्रोलिंग तय करता है। कंट्रोलिंग टाइम टू टाइम चेक करता है कि बेसिकली हमारे कंपनी के अंदर क्या क्या डेविएशन फेस करने को मिल रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सभी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, बेटर वे में हमारा काम इफिशियंटली हो रहा है या नहीं हो रहा, इफिशियंसी के साथ हो रहा है या नहीं हो रहा, बहुत सब चीजें होती हैं। अल्टीमेटली आप देख लीजिए कि कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग का फंक्शन अगर कंटिन्यूस वे में होता है, ये लगातार तरीकों से होता है, तो हम अपने गोल को अचीव जरूर कर लेते हैं, वो भी टाइम से पहले ही कर लेते हैं अल्टीमेटली। तो ये होता है हमारा कंट्रोलिंग का फंक्शन। बट ये सब चीजें तभी हो पाएंगी जब हमारा कोई ना कोई स्टैंडर्ड हो, यानी जब हमारा कोई ना कोई प्लान हो। अब हमारा कोई प्लान ही नहीं है तो हम कंट्रोल किस पे करें, ठीक है, हमें खुद ही नहीं पता कि हमें पहुंचना कहाँ है। तो इसीलिए इसमें हमारा ये एक तरह से एक दूसरे से रिलेट इसलिए करता है क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं तो कंट्रोलिंग नहीं, कंट्रोलिंग नहीं तो प्लानिंग नहीं, प्लानिंग तो होगी अल्टीमेटली, मगर कंट्रोलिंग नहीं तो प्लानिंग का जो गोल है उसको अचीव करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या होते ही नहीं है। तो ये समझ लीजिए और यही आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है बी वाले पार्ट का। इसी तरीके से हम मूव करते हैं अपने सी वाले पार्ट। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के सबसे लास्ट पार्ट की तरफ, जिसके अंदर हमसे पूछ रखा है कि आखिर कंट्रोलिंग के ऐसे प्रोसेस बता दीजिए जिससे हमारी कंपनी जो गलती कर रही है वो हम सुधार सके। तो पहला यही, द फॉलोइंग स्टेप वुड बी फॉलोड इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा यही आता है कि सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि अपने परफॉर्मेंस को, अपने वर्क को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना कि मैं इतने तक काम करूंगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं 50 यूनिट की रोज प्रोडक्शन करूंगा, ये मेरा स्टैंडर्ड है, इसके द्वारा मुझे अपना काम करना है। मीजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, अब यहां से जो है वो क्या हुआ, वर्क शुरू हुआ। अब वर्क शुरू हुआ, हमने मीजरेबल किया कि हम अपना वर्क अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, कर रहे हैं। तो अगर कर रहे हैं तो अब हम यहां से करेंगे एनालाइजिंग डेविएशंस की। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने एक छोटा सा रिजल्ट देखा कि हमने 45 यूनिट्स की ही प्रोडक्शन करी, तो ये 5 यूनिट्स कहाँ गई। इस 5 की जो डेविएशन आई है -5 की, इसको हम एनालाइज करेंगे कि आखिर ये क्यों आई है। नेक्स्ट आ जाइए, एनालाइज कर लिया, अब हम करेक्टिव एक्शन ले लेंगे। करेक्टिव एक्शन ले लिया और अल्टीमेटली यहीं पे आप मान लीजिए अपना काम खत्म। अब एक आ जाता है लास्ट में, द मैनेजमेंट कैन बी फॉलोड, द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। अब देखिए ये था तो बहुत बड़ा, बट मैंने आपको इस शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी प्रोडक्शन कि उसके अंदर कोई ऐसी कमी आ रही हो तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 50 का टारगेट था, हमने जो अचीव किया वो 48 किया, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, हम करेंगे हाँ भाई पहुंच गए 50 तक। अब कैसे, देखो लास्ट टाइम मैंने कंट्रोलिंग का ही एक और केस करवाया था आप लोगों को, तो उसके अंदर मिस्टर अरबाज नाम वो हमारी एक कंपनी थी और मिस्टर अरबाज बेसिकली एक वर्कर थे वहाँ पे और मिस्टर भानु वर्कर थे और मिसेस वसुंधरा क्या थी, CEO ऑफ द कंपनी थी। तो जो हमारा टारगेट था अचीव करने का वो क्या था, 10 यूनिट सबका अचीव करने का टारगेट था, जिसके अंदर मिस्टर भानु 2 दिन से पीछे होते जा रहे थे, यानी वो अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो मिस्टर अरबाज ने क्या करी, शिकायत दर्ज कर दी, कहाँ पर, CEO ऑफ द कंपनी का यानी मिसेस वसुंधरा के पास। अब उन्होंने क्या करा कि ये ना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाए। तो इसीलिए उस केस के द्वारा हमें यही समझाया गया कि छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर दिया जाता है, उसके द्वारा किसी को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा उसकी सर्विसेज के द्वारा, तो उसको इग्नोर किया गया। तो इसी तरीके से होपफुली आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी और फाइनली हमारे आज की क्लास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण केस खत्म हो गया है। इसका आंसर यही तक ही था।
कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन है। सो होपफुली आपको आ गया होगा। पिछली क्लास के अंदर हमने एक केस किया था और आज की क्लास के अंदर एक केस कवर किया, दोनों ही कंट्रोलिंग से रिलेटेड थे। तो इन 2 केस इनफ है हमारे एक चैप्टर को कवर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने सभी चीज़ें पढ़ ली, फंक्शंस पढ़ लिए, फीचर्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस पढ़ ली और साथ में अपना प्रोसेस भी कवर अप कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसी तरीके से और भी नए नए केसेस को समझेंगे, नई नई चीज़ों को समझेंगे और नए नए केसेस के माध्यम से ये समझेंगे कि किस केस को पढ़कर हम कैसे समझें कि उसके अंदर क्या फंक्शंस है। जैसा कि मैंने आपको कंट्रोलिंग का बता रखा है, अगर आपने नहीं पता तो आप फर्स्ट क्लास की वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे अपने इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को। थैंक यू।